आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जो टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर्स। लेकिन सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें इन टेस्ट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि हमने स्पेसिफिकेशन एरर्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। स्पेसिफिकेशन एरर्स की टाइप्स को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। तो बेसिकली जब हम रियल वर्ल्ड में बात करते हैं तो रियल वर्ल्ड में जब हम डाटा की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा एक फंडामेंटल डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है और वो डिफ़िकल्टी ये होती है कि हमें क्या कहते हैं रियल वर्ल्ड में तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ट्रू मॉडल क्या है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी दिस इज़ आवर ट्रू मॉडल कि हमारा ट्रू मॉडल ये है, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हमें नहीं पता होता कि हमारा ट्रू मॉडल क्या है। ठीक है, हमारी जो बेसिकली थ्योरी होती है वो अक्सर इनकम्प्लीट होती है, वो कंप्लीट ही नहीं होती और हमारा जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा मेसी होता है। तो इसकी वजह से जो है वो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो हम अपने एस्टिमेटेड मॉडल को जो है वो अपने ट्रू मॉडल के साथ जो है वो डायरेक्टली कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आते हैं कि क्या कहते हैं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे मॉडल में कुछ मसला है, हमारे मॉडल में जो है वो स्पेसिफिकेशन एरर्स है, हम उन स्पेसिफिकेशन एरर्स की डिटेक्शन किस तरह से करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन एरर्स की डिटेक्शन के लिए जो है पहले हमें कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ता है, हमें कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या हमारा मॉडल जो है वो मिस स्पेसिफाइड तो नहीं है। ठीक है, कि हमारा मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है या नहीं। स्पेसिफिकेशन एरर्स की डिटेक्शन के लिए हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट और कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के क्या कहते हैं जी स्पेसिफिकेशन एरर जो हैं वो हम देखेंगे, उनके उनसे रिलेटेड जो है वो टेस्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन एरर है जी ओवरफिटिंग, मतलब आपके मॉडल में जो है वो अननेसेसरी इररिलेवेंट वेरिएबल्स हैं। अंडरफिटिंग मतलब आपके मॉडल से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को जो है वो निकाल दिया गया है। और रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म मतलब आपकी जो ट्रू फंक्शनल फॉर्म अगर लीनियर थी तो आपका जो मॉडल जो है वो लॉग लॉग फॉर्म में ले लिया गया है या लॉग लीनियर फॉर्म में ले लिया गया है। मतलब आपके मॉडल की फंक्शनल फॉर्म ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे क्या कहते हैं फर्स्ट केस से कि जी ओवरफिटिंग से। ठीक है, डिटेक्टिंग इररेलेवेंट वेरिएबल से, जिसमें हमने अपने मॉडल में जो है वो ऐसे वेरिएबल्स को इंक्लूड कर दिया होता है जो आपके मॉडल से रिलेट नहीं करते। तो अब एक अननेसेसरी वेरिएबल की डिटेक्शन के लिए जो है जो मेथड हम यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम है जो टी टेस्ट। ठीक है, उस मेथड का नाम है जो टी टेस्ट। अब टी टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे कि एक वेरिएबल जो है वो इररेलेवेंट है या नहीं है। तो सपोज करेंगे क्या कहते हैं कि हमने जी एक रिग्रेशन रन किया। ठीक है, और रिग्रेशन मॉडल को एस्टिमेट करके जी हमारे पास जो है एक वेरिएबल का जो है वो कोफिशिएंट का एस्टिमेट आ गया कि हमारे पास बीटा हैट आ गया। अब हम टी की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करेंगे टू चेक इफ अ वेरिएबल मतलब एक्स के जो है वो नेसेसरी है या अननेसेसरी है, ये हम डिसाइड करेंगे टी की वैल्यू की बेस पे। तो जी हमने क्या कहते हैं अपना रिग्रेशन रन किया है और हमने उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो है वो कोफिशिएंट का एस्टिमेट जो है वो हासिल कर लिया है। अब हम टी स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। टी स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला जी हमारा एस्टिमेटेड कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड एरर। एस्टिमेटेड कोफिशिएंट की वैल्यू को जब हम उसके स्टैंडर्ड एरर्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जो टी स्टैटिस्टिक्स है ये हेल्प करती है ये टेस्ट करने में कि हमारा जो ट्रू कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है ज़ीरो से या नहीं डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर तो टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो इसका मतलब ये है
कि ये स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, हमारा जो कोफिशिएंट है वो इनसिग्निफिकेंट है, जिसका मतलब ये है कि ये इतना इनफ एविडेंस प्रोवाइड ही नहीं कर रहा कि ये वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है या नहीं करता। तो इस केस में जो है वो हम उस वेरिएबल को जो है वो इररेलेवेंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसकी टी स्टैटिस्टिक्स अगर उसको इनसिग्निफिकेंट शो कर रहा है तो वो वेरिएबल जो है वो इररेलेवेंट हो सकता है, तो हम उसको अपने मॉडल से जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड है इररेलेवेंट वेरिएबल की अपने मॉडल में डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जो है वो मेथड 2 है जी एफ टेस्ट का। अब एफ टेस्ट का मेथड जो है उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब आपने बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो एक ही साथ जो है वो टेस्ट करना होता है। तो इस पर्पस के लिए जो है वो एफ टेस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, कि सपोज करें कि क्या कहते हैं कि आप जो है वो दो वेरिएबल्स की सिग्निफिकेंस को, दो वेरिएबल्स का जो है तो दो वेरिएबल्स को ज्वाइंटली टेस्ट करना चाहते हैं कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते, कि सपोज हम x3 और x4 को जो है वो कंबाइनली या कट ज्वाइंटली जो है वो टेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो इसके लिए जो है वो हम एक जॉइंट जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट करेंगे कि बोथ कोफिशिएंट जो है, दोनों कोफिशिएंट जो है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है कि बोथ कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारी एफ स्टैटिस्टिक्स इनसिग्निफिकेंट आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल का जो ग्रुप है ये हमारे मॉडल में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मतलब ये हमारे मॉडल में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं रखता। ये वेरिएबल जो है वो इररेलेवेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल से टोटली अनरिलेटेड है, अननेसेसरी है, तो हम इन्हें एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो एक्स एफ टेस्ट की बेस पर भी जो है वो हम अपने मॉडल से इररेलेवेंट वेरिएबल को जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं, अब हम मूव करेंगे जी अपने सेकंड, अब हम मूव करेंगे जी क्या कहते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ, जिसमें जी डिटेक्टिंग ओमिटेड वेरिएबल्स और रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म वाले टाइप्स की तरफ। तो क्या कहते हैं, तो ओमिटेड वेरिएबल अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक इंट्यूटिव मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें आपने अगर अपने मॉडल में से कोई बड़ा ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट वेरिएबल ओमिट कर दिया है तो उसकी डिटेक्शन के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे कहा जाता है जी रेजिडुअल एनालिसिस। ठीक है, रेजिडुअल एनालिसिस। अब रेजिडुअल एनालिसिस में क्या होता है कि आपने अपने रिग्रेशन रन किया, ठीक है, कि आपने अपने मॉडल का रिग्रेशन रन किया और उस रिग्रेशन को रन करने के बाद आपके पास जो रेजिडुअल्स आ गए, जो एरर टर्म्स आ गई, आपने उन रेजिडुअल्स को एग्जामिन करना है। ठीक है, अब रेजिडुअल्स को एग्जामिन करना है, ठीक है, क्योंकि रेजिडुअल्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल का अनएक्सप्लेन्ड पार्ट जो होते हैं वो एक्सप्लेन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है, अगर हमारे मॉडल की स्पेसिफिकेशन ठीक हुई हुई है तो हमारे रेजिडुअल्स जो है वो रैंडम नॉइस की तरह बिहेव करेंगे, हमारे रेजिडुअल्स जो है वो कोई सिस्टमेटिक पैटर्न शो नहीं करेंगे। और अगर हमारा मॉडल जो है वो मिस स्पेसिफाइड है, रॉन्ग है, तो हमारे रेजिडुअल्स जो है वो कोई ना कोई पैटर्न शो कर रहे होंगे, कोई ना कोई साइकिल, कर्व्स या ट्रेंड ट्रेंड की तरह का पैटर्न शो कर रहे होंगे। तो इसको जी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि सपोज करें कि हमारा जो ट्रू मॉडल जो है वो ये वाला हमारा ट्रू मॉडल है। ठीक है, ये हमारा ट्रू रिलेशनशिप क्या है कि वेरिएबल्स जो है वो हमारे नॉन लीनियर है। ठीक है, लेकिन हमने जी एस्टिमेट कर लिया, एक लीनियर मॉडल एस्टिमेट कर लिया। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे रेजिडुअल्स जो होंगे, फिर जब हम एस्टिमेट जब हम अपना क्या कहते हैं रिग्रेशन रन करने के बाद अपने रेजिडुअल्स को प्लॉट करेंगे तो रेजिडुअल प्लॉट जो है यहाँ कोई ना कोई पैटर्न शो कर रहा होगा, या तो कर्व शेप का पैटर्न शो कर रहा होगा या साइकिल्स का पैटर्न शो कर रहा होगा, कोई ना कोई सिस्टमेटिक
पैटर्न शो कर रहा होगा। तो बेसिकली क्या कहते हैं, तो ये बेसिकली इंडिकेट करेगा कि हमारे मॉडल में जो है कोई ना कोई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है, कि ये पैटर्न जब हमने अपने रेजिडुअल्स को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के अगेंस्ट जब प्लॉट करेंगे, तो जब वो कोई ना कोई पैटर्न शो करेगा तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि मॉडल जो है वो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नॉन लीनियर कंपोनेंट जो है वो मिस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बड़ा ही सिंपल और पावरफुल रूल क्या है, रूल ये है कि अगर आपके रेजिडुअल्स कोई सिस्टमैटिक पैटर्न शो करते हैं, अगर आपके रेजिडुअल्स कोई सिस्टमैटिक पैटर्न शो करते हैं, तो वो इस चीज़ को सजेस्ट करता है कि आपका मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे क्या कहते हैं एक और मेथड की तरफ मूव करेंगे, जिसका नाम है जी डर्बन वाटसन टेस्ट। अब डर्बन वाटसन वाटसन टेस्ट जो है ये भी स्पेसिफिकेशन एरर की डिटेक्शन के लिए यूज किया के लिए में जो है वो हेल्प आउट करता है, लेकिन इसको ज़्यादा जो है वो ऑटो कॉरिलेशन की डिटेक्शन के लिए जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जो है इसको मॉडल स्पेसिफिकेशन की डिटेक्शन, मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन के लिए या स्पेसिफिकेशन एरर की डिटेक्शन के लिए जो है वो यूज करेंगे। तो इसका आइडिया ये है कि अगर एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो है आपके मॉडल से ओमिट हो गया, ठीक है, आपके मॉडल में ऐड नहीं है, तो वो जी एरर टर्म का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जो है वो आपके रेजिडुअल्स, ठीक है, रेजिडुअल्स के दरमियान जो है वो एर क्योंकि जब वो ओमिटेड वेरिएबल आपके एरर टर्म का पार्ट बन गया है, तो ये रेजिडुअल्स के दरमियान एक सिस्टमेटिक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर देगा। अब डर्बन वाट सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मॉडल को एस्टिमेट करना है और उससे हमने रेजिडुअल्स को ऑब्टेन करना है। ठीक है, फिर हमने रेजिडुअल्स को जो है वो ऑर्डर करना है और फिर हमने इसकी इस फॉर्मूला के थ्रू जो है वो वैल्यू को डर्बन वाटसन की स्टैटिस्टिक्स को कंप्यूट करना है। ठीक है, तो अगर तो हमारी क्या कहते हैं वैल्यू जो है डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है अगर क्लोज है 2 के, ठीक है, अगर ये वैल्यू 2 के क्लोज है तो ये सजेस्ट करती है कि ना तो हमारे मॉडल में क्या कहते हैं ऑटो कोरिलेशन है और ना ही कोई स्पेसिफिकेशन एरर है। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू जो है वो लेस देन 2 है, अगर लेस देन 2 है तो वो सजेस्ट करती है कि हमारे मॉडल में जो है वो हमारे रेजिडुअल्स के दरमियान जो है वो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। और ये किस वजह से हो सकती है, ये ओमिटेड वेरिएबल्स की वजह से हो सकती है या इनकरेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन की वजह से हो सकती है। तो डर्बन वाटसन टेस्ट जो है वो हमें क्या कहते हैं इनडायरेक्टली जो है वो एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आपके मॉडल में जो है वो कुछ ना कुछ गलती ज़रूर है। ठीक है, अब एक और मेथड है जिसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकेशन एरर की डिटेक्शन के लिए, जिसका नाम है जी रैमसे रीसेट टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को जो है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ओमिटेड वेरिएबल की डिटेक्शन के लिए और इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म की जो है वो डिटेक्शन के लिए। तो इस वेरिएबल का जी बेसिक आइडिया, इस मेथड का बेसिक आइडिया ये है कि अगर हमारा मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड है, ठीक है, अगर हमारा मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है, तो जी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज को ऐड करके जो है वो आपका मॉडल इम्प्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं है, तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस को, प्रेडिक्टेड वैल्यूज की पावर्स को जो है वो ऐड करके आप अपने मॉडल की फिटनेस को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कि अगर मॉडल मिस स्पेसिफाइड है तो ये एडिशनल टर्म जो है वो मिसिंग स्ट्रक्चर को जो है वो कैप्चर करेंगे। तो क्या कहते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे जी, तो हम ओरिजिनल मॉडल से स्टार्ट करेंगे, हम ओरिजिनल मॉडल को जी एस्टिमेट करेंगे और उससे जो है अपनी फिटेड वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे। देन हम इसके बाद जो है एक न्यू रिग्रेशन जो है वो रन करेंगे, न्यू रिग्रेशन जो है वो एस्टिमेट करेंगे
और उसके अंदर जो है वो फिटेड वैल्यूज की पावर्स को ऐड करेंगे, जैसे कि स्क्वायर्स को, क्यूब्स को। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं ये एडिशनल टर्म स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो ओरिजिनल मॉडल जो है वो कुछ मिस कर रहा है। ठीक है, फिर वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स या वेरिएबल्स को जो है वो मिस कर रहा है। अब ये वाली जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है ये बेस करती है दो मॉडल्स की गुडनेस ऑफ फिट को कंपैरिजन पर। ठीक है, कि टू मॉडल्स की गुडनेस ऑफ फिट के कंपैरिजन पर बेस करती है। अगर हमारी एफ स्टैटिस्टिक्स अगर सिग्निफिकेंट आ जाती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं कि हमारा मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो इस टेस्ट का एडवांटेज ये है कि इसको हम इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं करता कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा वेरिएबल मिसिंग है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये भी है कि ये हमें ये नहीं बताता कि अगर करेक्ट मॉडल जो है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो जी अगर हमारा एफ स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंट है तो उसका मतलब ये है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और नल हाइपोथेसिस क्या है कि मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड। तो जब हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक हो गया। अब हम मूव करेंगे जी नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है जी लैग्रेंज मल्टीप्लायर टेस्ट। अब लैग्रेंज मल्टीप्लायर टेस्ट को जो है वो एलएम टेस्ट भी कहा जाता है। तो जी एलएम टेस्ट को यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि ओमिटेड वेरिएबल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द मॉडल। तो इसका आइडिया ये है कि जी अगर हमारा मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है तो रेजिडुअल जो है वो द रेजिडुअल शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी ओमिटेड वेरिएबल, कि जो हमारे रेजिडुअल जो है वो किसी भी ओमिटेड वेरिएबल से रिलेट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमारा जो है वो लेकिन अब अगर हमारे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स मिसिंग है तो हमारे रेजिडुअल्स जो है वो उन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे रेजिडुअल्स ओमिटेड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हों तो हमारा मॉडल जो है वो मिस स्पेसिफाइड होगा, वो हमारा मॉडल जो है वो करेक्ट नहीं होगा। तो इस टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले जो है वो हमें एक रिस्ट्रिक्टेड मॉडल को एस्टिमेट करना पड़ता है, और उसके थ्रू हमें रेजिडुअल जो है वो ऑब्टेन करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है वो हमने एक ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन करना है। ठीक है, ऐसा रिग्रेशन जिसमें हम रेजिडुअल्स को जो है वो रिग्रेस करते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स पर। ठीक है, residuals are regressed on the explanatory variables and possible omitted variables। तो अगर तो हमारी क्या कहते हैं अगर तो इस ऑक्सिलरी रिग्रेशन की एक्सप्लेनेटरी पावर जो है अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो ये सुजेस्ट करता है कि हमारे जो रेजिडुअल जो है वो कुछ सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे मॉडल को जो है जो कैप्चर करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस स्टैटिस्टिक्स को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है किस तरह से, कि ये प्रोडक्ट होता है हमारे सैंपल साइज का और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फ्रॉम द ऑक्सिलरी रिग्रेशन का। ठीक है, कि इसका प्रोडक्ट होता है सैंपल साइज मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें कहाँ से मिला है, ये आर स्क्वायर शो करता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को, जो हमें ऑक्सिलरी रिग्रेशन से मिला है। अब ये स्टैटिस्टिक जो है वो काई स्क्वायर की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। ठीक है, कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो एक्सीड कर गई है क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक है, ये काई स्क्वायर के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, और अगर इसकी वैल्यू जो है वो काई स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यू अगर क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर गई है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे
कि हमारा मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड है। इस नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे, जो इंडिकेट करेगा कि हमारे मॉडल में जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो ओमिट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो डिसीजन क्या होगा कि हम अगर हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो है उसकी वैल्यू अगर एक्सीड कर जाएगी हमारी क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम मॉडल को रिजेक्ट कर देंगे। और जो इस चीज को शो करता है कि हमारे मॉडल में जो है वो ओमिटेड वेरिएबल जो है वो हमारे मॉडल में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेरिएबल जो है वो ओमिट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब ये सब कुछ करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि स्पेसिफिकेशन एरर की जो डिटेक्शन है वो इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें अपने ट्रू मॉडल के बारे में जो है वो रियल टाइम में बहुत ही ज़्यादा रेयरली जो है वो बहुत ही मुश्किल है कि हमें अपने ट्रू मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो इसलिए हमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट पे और डायग्नोस्टिक टूल्स पर जो है वो रिलाई करना पड़ता है इस चीज़ को एवेलुएट करने के लिए कि हमारा मॉडल जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो टी टेस्ट और एफ टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे मॉडल में कोई इररेलेवेंट वेरिएबल तो नहीं है। और रेजिडुअल एनालिसिस डर्बन वाटसन टेस्ट, रैमसे टेस्ट और एलएम टेस्ट जो है इन टेस्ट को यूज किया जाता है ओमिटेड वेरिएबल की डिटेक्शन के लिए और इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म की डिटेक्शन के लिए। तो एक अच्छा इकोनोमेट्रिक मॉडल जो होता है वो ना सिर्फ डाटा को जो है वो अच्छे तरीके से फिट करता है बल्कि वो इन सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट को भी जो है वो पास करता है। ठीक है, तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमारे रिजल्ट जो है वो मीनिंगफुल भी हैं और रिलायबल भी हैं। तो आई होप आप लोगों को इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई।